नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोलकाता में ठाकुरबाड़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। लेकिन आपको बताते चले 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले सीटों को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसने संपूर्ण राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जहां कहीं भी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि 428 सीटों पर जहां जहां हो चुके हैं मतदान, 310 सीटों पर पहले ही एनडीए ने अपनी बड़ी बढ़त बना ली है और 2 चरणों का मतदान संपन्न होते ही 400 पार का हमारा जो नारा है उसमें मिल जाएगी हमको कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया है कि 400 पार का जो मैंने नारा दिया उसमें विपक्षी दल फंस गए और बार बार उनकी ओर से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एनडीए को 400 सीटें आएंगी या फिर 399 पर वो सिमट जाएगी या फिर उससे कम रहेगी। यानी कि हमने देश का जो एजेंडा सेट किया, विपक्षी दल उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों की ओर से एक के बाद एक कई नेता सामने आ रहे हैं, जिनकी ओर से कोई कह रहा है बीजेपी 200 के भीतर समझ जाएगी, कोई कह रहा है 150 और कोई कह रहा है 140 के आसपास ही रहेगी। चाहे ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इंडिया गठबंधन की जीत का दावा इन तमाम दलों की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार 4 जून को गई। अब दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन 2019 का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 428 सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हुए हैं, इनमें से 238 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीत ली थी। एनडीए को 275 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 44 सीटें गई थी, जबकि दूसरी तरफ अगर यूपीए की बात करें तो उनको कुल 85 सीटों पर जीत मिली थी। 115 सीटों पर जहां पर अभी 2 चरणों में मतदान होने हैं, कल 6वें चरण का मतदान होगा, 1 जून को होगा 7वें चरण की वोटिंग। इन 115 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूपीए के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई थी। इसके लिहाज से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी ये 2 चरण कितने ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त माने जा रहे हैं। इसी वजह से क्या बीजेपी की ओर से बार बार 310 का ये जो चुनावी प्रहार विपक्षी दलों पर किया जा रहा है, इससे उसको मिलेगी कामयाबी या फिर विरोधी दल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, इसका दावा कर रहे हैं। दोनों ही तरफ के पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किस तरह से दावे किए गए हैं सीटों को लेकर, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। साल का 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप। सरकार गए हो कह रहे हैं गटागट। मैं आपको बताता हूँ, सीताजी के लिए मशीन में खटाखट करवाना है। पहले सपने देखते थे सभी। आजाद हिंदुस्तान के अंदर 2024 के चुनावी संग्राम की ये नई सिम्फनी है। साल का 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप। सरकार गए हो कह रहे हैं गटागट। मैं आपको बताता हूँ, सीताजी के लिए मशीन में खटाखट करवाना है। चुनाव की टाइमिंग में दावों की ये राइमिंग राजनीति में क्या गुल खिलाएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन चुनाव के 5 चरणों में 428 सीटें निपटने के बाद जब करीब 80% सीटों पर फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, तो बाकी बची हुई 2 चरणों की 58 और 57 यानी कुल 115 सीटों को झटकने के लिए दावेदारी का नंबर गेम चालू है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं।
चुनाव के पहले से ही 400 पार का नारा दे रही बीजेपी आखिरी के 2 चरणों में चुनावी जोश बनाए रखने के लिए यही नारा अपनी रैलियों में दोहरा रही है। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कम 5 ऐसे नेता हैं जो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को विजयी घोषित करने पर आमादा हैं। इनमें ममता बनर्जी कहती हैं कि एनडीए 200 सीट पर सिमट रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि एनडीए 150 सीट पर सिमट रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि एनडीए 140 पर लुढ़क जाएगी। केजरीवाल कह चुके हैं कि एनडीए को 230 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। लालू कहते हैं एनडीए 200 से नीचे रहेगी तो तेजस्वी 100 से भी कम सीटें देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। चुनावी जंग में नेताओं के दावे मतदाताओं के रुझान बदलने में कितने कामयाब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है उन पर 2019 में बीजेपी 238 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए की ताकत 275 की थी। इसके मुकाबले कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें थी और यूपीए की ताकत 85 तक सिमट गई। अन्य को 68 सीटें मिली थी। अन्य की सारी सीटें जोड़ भी दी जाएं तो भी कुल नंबर 153 को पार नहीं कर पाता। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के आगे इंडिया गठबंधन अब कितना दम लगा पाता है, इसके लिए सिर्फ आखिरी चरण का प्रचार बचा हुआ है, क्योंकि छठे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और दोनों चरणों को मिलाकर 115 सीटों पर जंग बाकी है। इनमें 2019 में कांग्रेस की 8 समेत यूपीए को कुल 9 सीटें मिली थी। ऐसे में देखना होगा कि खटाखट फटाफट की सियासी गाड़ी राजनीति की रेस में जीत पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इसके दावे में कितना दम दिखता है महत्वपूर्ण है। कल 6वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे सुबह से ही और उसके बाद आएगा 7वें चरण की बारी और फिर 4 जून को आएंगे नतीजे। लेकिन कुल मिलाकर एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और सीटों के आंकड़े दिए जा रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में कौन उलझेगा और कौन बाजी मार ले जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज अहमद खान जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस समर्थक रत्नाकर त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए, विरोधी दलों की ओर से एक के बाद एक जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, कोई कह रहा है 200 के भीतर, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 140, कोई कह रहा है 100 सीटों पर ही सिमटने जा रही है बीजेपी। मतलब एक सुर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि 4 जून को बीजेपी तो गई, लेकिन आप लोगों के भीतर ये जो 310 का कॉन्फिडेंस है ये कहां से आ रहा है? अभी रिजल्ट आने में तो समय है ना के शर्मा जी। नहीं चित्रा जी, देखिए ये तो असेसमेंट है, लेकिन मुझे आश्चर्य है। 2 मेजर अंतर है, बहुत बेसिक अंतर जिसको कहना चाहिए। ये जो दल हमारी सीटें गिना रहे हैं, ये अपनी सीटें नहीं गिना रहे कि हम कितना जीतेंगे। ममता बनर्जी कभी बताई कि हम पश्चिम बंगाल में कितना जीतेंगे? कांग्रेस बता रही है कि हम कितना जीतेंगे, क्योंकि इनको केवल विरोध करना है। मोदी विरोध नफरत में पड़े हुए हैं, तो हमारा असेसमेंट सुना रहे। हम तो दावे से कह रहे हैं कि हम जो है 400 पार कर रहे हैं। हम तो अपना असेसमेंट बता रहे हैं। ये किसी ने बताया कि हम इतना बंगाल में इतनी सीट जीतेंगे, महाराष्ट्र में इतनी सीट जीतेंगे, उसमें तो बोलती बंद है। तो ये केवल एक विद्वेष भावना से झूठ बोल रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि चुनाव के पूर्व हमने 400 सीटों का लक्ष्य रखा, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा और देश की जनता से जो वोटर्स हैं उनसे हमने आह्वान किया कि हमें 400 सीट की जीत दिलाई है। और ये बात जैसे ही हमने कही, आपने विपक्ष का आरोप सुनना चालू किया। विपक्ष कहने लगे भाई ये 400 सीट का आंकड़ा कहां से लाए, इन्होंने अपना ईवीएम सेट कर लिया है इसलिए 400 बोल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इसलिए 400 जीत जाएंगे।
फिर इन्हें कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दिखा देंगे कैसे 400 पार कर जाएंगे। फिर चुनाव आयोग पे आरोप लगाने लगे कि चुनाव आयोग एजेंट है और फलाना है ढिमका। तो इस तरह से इन्होंने हमारे जो लक्ष्य है उसको देश की जनता की जुबान तक पहुंचा दी। आज देश के कहीं पर भी आप जाइए, आप तो पूरे देश घूम रही हैं, क्या चर्चा आती है कि एनडीए 400 पार, मोदी जी 400 पार। ये चर्चा आम जनता की जुबान पर आया। जो हमने आह्वान किया उसमें हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है चित्रा जी, जिसको समझना चाहिए। हम 2014 में आए तो हमने पहले नारा दिया, इस बार बहुमत के पार, अब की बार बहुमत के पार। हमको देश की जनता ने बहुमत दिया, 272 का बहुमत था, 282 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। 2019 में हमने कहा कि अब की बार 300 पार, हमें देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, हम 303 सीट जीत के मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपने जो नारा दिया है वो नारा काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में बीते 10 सालों से। ठीक है सर, लेकिन इसी पश्चिम बंगाल को लेकर बार बार कहा जाता है कि 200 पार का नारा आप लोगों ने दिया था विधानसभा में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ बाकी लोगों की टिप्पणी हो जाए जल्दी। लेकिन अजीज खान साहब आपके पास आते हुए, पहले तो इंडिया गठबंधन के लोग आपस में डिसाइड कर लें कि बीजेपी 200 ला रही है, बीजेपी 150 ला रही है, 140 ला रही है या 100 ला रही है। सर सब अलग अलग जुबान बोलेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो जनता किसकी बातों पर करेगी? पहले आपस में मिलजुल कर आप लोग डिसाइड कर लें कि बीजेपी कितनी जा रही है। अब इस मुद्दे को उछाल कर कि बीजेपी 200 और इतनी रह जा रही है, आपको लग रहा है कि जनता इन आंकड़ों पर भरोसा करेगी जब सबकी जुबान अलग अलग चलेगी? तो देखिए चित्रा जी, जब से चुनाव शुरू हुआ है बीजेपी शुरुआती दौर में कह रही थी 400 पार। जब इनको एहसास हो गया ये 400 पार इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन में कह रहे थे, जब इनको लग गया कि ये जो मेरा नारा है ये तो सटीक बैठ रहा इंडिया गठबंधन के लिए, तो इन्होंने ये बैक हो गए। पहले कह रहे साहब मोदी की गारंटी, उन्होंने देखा कि सारी गारंटी फेल हो गई। जितनी भी गारंटी इन्होंने ली थी वो गारंटी सारी ध्वस्त हो गई, जनता मानने को तैयार नहीं है। आप तो देश बड़ी पत्रकार हैं, मैं देख रहा हूं जिस तरह आप देश में भ्रमण करके आप चप्पे चप्पे का खबर ले रही हैं, आप खुद एहसास कर पा रही हैं कि आज चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, जनता बनाम सत्ता। आज जनता लड़ रही है चुनाव, क्योंकि जनता ने इस बात को समझ लिया और इस बात को माननीय मोदी जी ने भी समझ लिया। तब वो स्टेज से कहते हैं साहब मंगल सूत्र चुरा लिया जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी। भैंस और मंगल सूत्र की बात इंसान कब करता है? अपनी उपलब्धियों की बात कब नहीं करता है? जब वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि कहीं ना कहीं मार्केट में दिखती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन के हालात में वो उपलब्धियों की बात नहीं करता। अगर वाकई में आपने काम किया था, इसी किसान ने, इसी नौजवान ने, बेरोजगार ने आपकी सरकार बनाई थी, अब बताइए आपने क्या काम किया? अगर आपने कोई काम किया है या काम किया होता तो आप अपनी उपलब्धियों पे बात करते, आप मंगलसूत्र पे बात नहीं करते। दूसरी बात, झूठ की इंतहा है। जब आप 2019 में आपने विज्ञापन और तमाम तरीके की चीजें बड़े बड़े स्तर पर की थी, तो उस वक्त 428 में 238 सीट आई थी। कौन सा चमत्कार हो गया? आज जनता आपके खिलाफ है, झूठ की इंतहा होती, आप कह रहे 310 हो गया। देखिए एक बात आप समझिए चित्रा जी, कि वो क्या कहते हैं कि अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार। अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार। ये जो इश्तेहार चिपके हुए हैं दरारों पर, जो पेंट लगाया जा रहा है, यकीन मानिए जनता इस बात को बखूबी समझती है। वो जानती है कि आज मुद्दों पे बात आप नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास मुद्दा है ही नहीं। अपने विजन को नहीं बता पा रहे हैं आप कि आपका विजन क्या है 2024 का, क्योंकि विजन जिसके पास होता है वो विजन की बात करता है। आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपने विजन की बात करता है कि मैं क्या क्या करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य से लोगों को भटकाने के लिए आज लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आप। चित्रा जी, ये एक्चुअल है। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। सिर्फ बातें ही करेंगे और बताएंगे कि ये हो जाएगा, मुद्दों पर बात नहीं करती है। 2022 के चुनाव में ज्यादा वक्त तो गुजरा नहीं है, फिर उनको क्यों जीत मिली, बड़ा सवाल है। लेकिन हो सकता है आप जो दावा कर रहे हैं उसके दावे में दम हो। के शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए इसमें हंसने वाली बात नहीं है के शर्मा जी, कम से कम एक चीज आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और वहां पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो आप उनको हल्के में कतई नहीं ले सकते हैं। 2019 में बिना ताकत के लड़ रहे थे क्या ये लोग?
2019 में भी तो ताकत से लड़े थे, 3 सीट इनको समाजवादी को मिला और कांग्रेस को 1 सीट 80 में से, तो बिना ताकत के थोड़ी ना लड़ रहे थे। इस बार भी वही है, उससे ज्यादा क्या है इनके पास। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी जो बात मैंने विश्वसनीयता की कही। 2022 में ही अखिलेश यादव क्या चिल्लाते थे, 403 में 400 सीट जीतेंगे, 400 सीट, और आई कितनी? तो इनकी विश्वसनीयता ही नहीं है। 4 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, यही नारा लगा लगा के 400 सीटेंगे। तो जनता जानती है कि कौन झूठ बोलता है, और एक हमारी विश्वसनीयता है। हमने कहा था 300 सीट, 303 ले आए, 400 बोला तो जनता ने विश्वास भी किया। अब अभी अजीत भाई बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, भैंस चोरी। अरे जनाब, इस देश में सब लोग जानते हैं अजीत साहब कि समाजवादी पार्टी के ही शासन में भैंसें चोरी होती हैं। आजम खान साहब की भैंस चोरी हुई थी ना, भैंस चोरी हुई थी। मैं आ जाती हूँ आशुतोष जी आपके पास, ठीक है, उतने अब आजम खान की भैंस पर नहीं जाएंगे, अभी मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स पर रहते हैं, ठीक है सर, इतना इतिहास में नहीं जाएंगे, मौजूदा वक्त में ही रहते हैं, ठीक है। सीटों को लेकर जो दावे हैं उसी पर रहते हैं। और देखिए, वाराणसी में डिम्पल यादव भी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। अब वहां पर क्या होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के अजय राय हैं चुनाव मैदान में। लेकिन मैं आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए 400 पार का हमने नारा दिया, विपक्षी दल हमारे एजेंडे में फंस गया, और बार बार अब उन लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है 400 आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया कि 310 सीटें हमें मिल रही हैं। उसके बाद विपक्षी दलों की ओर से कहा जाने लगा नहीं भैया ये तो 200 पा रहे हैं, नहीं ये तो सिमट जाएंगे 150 के भीतर ही। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन तो बन रहा है ना कि बीजेपी जो एजेंडा सेट कर रही है सीटों को लेकर, क्या विरोधी दल उसमें फंसते हुए चले जा रहे हैं? इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप आशुतोष जी? चित्रा जी, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पहले दौर के बाद जब ये कहा गया कि 400 के पार सीटें आ रही हैं, आपने दूसरे दौर, तीसरे दौर, चौथे दौर, 5वें दौर में ये नारा नहीं सुना था। इन 4 दौर में नारा, जब पहले दौर पे नारा लगा, उसके बाद 4 दौर में नारा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इस नारे के बाद जो दलित और वंचित तबका था उसने इस बात को समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती है। जमीन की रिपोर्ट के शर्मा जी मुस्कुरा ये नया फिलॉसफर आ गए देश में, ये नया फिलॉसफर है मोदी विरोध के। चित्रा जी, एक एक करके उनकी बात हो जाने दीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए। नफरत भी करो तो इस स्तर तक करो। चित्रा जी, बिना जमीन के नफरत करने वाले इंसान बैठे हैं। के शर्मा को बोलिए बदतमीजी करना बंद कर। प्लीज उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा अपनी अपनी बारी में। प्लीज आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। प्लीज कोई भी इस तरह की अभद्रता नहीं करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्लीज के शर्मा जी अपनी बारी में बोलेगा। आशुतोष जी मुद्दे पर रहते हैं, अपनी बात को पूरी कीजिए प्लीज। के शर्मा जी अब आप उनकी बारी में मत बोले ना, उनकी बारी में मत बोले। के शर्मा जी प्लीज, कोई एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। खत्म कीजिए प्लीज, खत्म कीजिए सर। यहाँ पर आप बाहर सड़क पर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग टीवी में डिबेट कर रहे हैं। मैं हैरान हो रही हूँ आप लोगों के शब्दों पर। आप लोग यहाँ पर सड़क पर थोड़ी ना डिबेट कर रहे हैं, टीवी पर पूरा देश देख रहा है। न जाने कितने विदेशों में आज तक चैनल देखा जाता है। प्लीज सर, ये यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं की जाएगी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे जब मैं सवाल पूछूंगी। आशुतोष जी मुद्दे पर अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। चित्रा जी, के शर्मा ने शुरू किया, आप के शर्मा को पहले करिए। उनको बंद करें। ये बदतमीज शब्द आपने बोला है, जो आपके बदतमीजी का जवाब बदतमीजी दूंगा मैं। संस्कार सिखाए बदतमीजी के। ये आदमी बीच में क्यों बोल रहा? संस्कार आपके अंदर है, बीच में क्यों बोल रहा है? ये हमने जब ये बोल रहा था तो मैंने बीच में बोला। आप उसको तो रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। मुझे लगता है कि इन शब्दों के चयन से कहीं ज्यादा हमारे जो दर्शक इस वक्त बैठे हुए हैं उनका समय ज्यादा कीमती है अच्छी और सही बातें सुनने के लिए, तथ्यात्मक बातें सुनने के लिए। व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोग एक दूसरे पर करके आपकी कैसे स्थिति है वो देश के सामने रख रहे हैं। मुझे इत्तेफाक नहीं लगता है, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इसको कतई नापसंद करते हैं। रत्नाकर जी सीधे आपके पास आते हैं, और प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। कम से कम दूसरे का समय का सम्मान करें ना। अगर आपके बीच में कोई बोलेगा कैसा लगेगा? इसी वजह से प्लीज एक दूसरे का सम्मान करते हुए डिबेट में बैठे हुए हैं। सड़क छाप यहाँ पर डिबेट नहीं चल रही है। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद आशुतोष जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं की जाएगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब बीजेपी का ही आंकड़ा बताती रहेगी कांग्रेस, या कांग्रेस का भी आंकड़ा बताएगी? क्या परिस्थिति बन रही है? 14 में 44 मिली, 19 में 52 सीटों पर जीत मिली। इस बार क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की स्थिति 2024 के चुनाव में? आप 2000
5, 4 और 2009 की क्यों नहीं काउंट करती? 2009 में 206 सीट मिली थी। अभी आप ही का चैनल में पूरा देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि पूरा आंकड़ा यदि 19 का मिला दिया जाए तब भी जो है वो बीजेपी को क्रॉस नहीं करेगा। तो राजनीति तो पल पल बदलती परिस्थितियां है ना मैडम। अब देखिए, कहा गया है ना, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलित बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयत। अति कितनी हो गई है, अहंकार की अति। देखिए शर्मा जी से मैं कई बार डिबेट में रहा हूं, कितने सौम्य हुआ करते थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे भैंसे तो चोरी होती है शर्मा भाई, भैंसे तो शायद चुराने के ही लिए होती होंगी। आप मुझे बताइए ना, कानून व्यवस्था की स्थिति आपके यहाँ क्या है? जिस दिल्ली में हर 2 घंटे पे एक गाड़ी चोरी होती हो, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फॉर्च्यूनर चोरी हो जाती है। और 800 किलोमीटर दूर वाराणसी में बेनिया बाग में मिलती है। 12 घंटे में आपकी कानून व्यवस्था ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फॉर्च्यूनर का लोकेशन आप नहीं ले पाए। देश का लोकेशन क्या लेंगे शर्मा सर आप मुझे ये बताइए। अब देखिए कहां चले आए हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया, जब तक मेरी मां थी तब तक मैं समझता था कि मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, अब मुझे परमात्मा ने भेजा है। और उसके बाद माननीय संबित पात्रा जी कहते हैं कि जगन्नाथ जी इनके भक्त हैं। मैडम आप ये बताइए, अगर देवताओं और मानवों में युद्ध होगा तो देवता ही न जीतेंगे, और देवता को जिताने के लिए हम कौन सा गलत कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है। पहले चरण की वोटिंग का अपडेट 11 दिन बाद, दूसरे चरण का 4 दिन बाद, तीसरे चरण का 4 दिन बाद। कितना आंकड़ा दे रहे हैं आप आ गए आजम खान की भैंसों के साथ ही तमाम किसकी फॉर्च्यूनर चोरी हो रही है। सब दर्शकों के बीच कौन सा मुद्दा है जो असर कर रहा है? आम आदमी पार्टी, 10 मिनट मैडम, ठीक है, आम आदमी को, आम लोगों को, किन, मैं आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ। हाँ 10 सेकंड में आंकड़ा बता दीजिए, फिर आशुतोष जी के पास भी जाना है। हमारे साथ जेडीयू से भी जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, बोलिए। मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, 12 घंटे खुद नहीं समझ पा रहे हैं आप। शर्मा जी प्लीज, 12 घंटे फॉर्च्यूनर नहीं पता चल पा रही है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन हर चौथे दिन आंकड़ा दे रहा है, और 5 चरण में 1,07,00,000 उन्होंने वोट बढ़ा दिए। 1 तारीख की शाम को 5 बजे वोटिंग बंद होगी, जो 7-8 बजे तक चलेगी, जो अंदर है। 4 तारीख की सही काउंटिंग में कैसे मान लूं? आप मुझे बताइए, मुझसे पूछ रही है। इलेक्शन कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, 1 से 5 चरण का। क्या ये अन्याय नहीं है? आप हर चरण में 4 दिन बाद जब दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, तो 4 की सुबह कौन सा जादू कर लेंगे आप? बहाना ढूंढिए, बहाना। आप मुझसे बहाना ढूंढिए, बहाना। इलेक्शन कमीशन आंकड़े बढ़ा देगा। विषय पे बोलिए, बहाना मत ढूंढिए। 28,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन कमीशन बढ़ा सकता है, तो 7वें चरण में कितना बढ़ाया कौन जानता है? हाँ अभी आपसे पूछना है कितनी जीत रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। राजीव रंजन जी अब आपके पास आते हुए, ठीक है। के शर्मा जी, मुझे लग रहा है आप सबके बीच में आज आप बोल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है ना सर। के शर्मा जी क्या हो गया आपको? आशुतोष जी के भी बीच में बोलना है, इनके बीच में भी बोलना है, वो समाजवादी पार्टी के नेता के भी बीच में बोलना है। ऐसा तो मत कीजिए ना सर, अब ऐसा मत कीजिए। जेडीयू के साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, अब हो गया। अरे सर, तो आप सबके बीच में तो नहीं बोलेंगे ना आप। अब मैं तो अपनी बात सबके जुबान में नहीं ला सकती ना, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, के शर्मा जी प्लीज, डिबेट मुझे कंडक्ट करने दीजिए। आप विंडो में ही हैं, जब मैं आपके पास आऊंगी आप बोलिएगा। राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, अब आंकड़ों की बाजीगरी तो खूब दी जा रही है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार भी तो करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का ये भी कहना है, देखिए भैया, इंडिया शाइनिंग का नारा कितना दिया गया था 2004 में, लेकिन क्या हुआ था? तो ऐसा तो नहीं है कि एनडीए बड़ी जल्दबाजी दिखा रहा है सीटों को बताने में। राजीव रंजन जी, देखिए 2004 और 2024 के जो वातावरण का फर्क है, वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स नहीं समझ पा रहे। आज इंडिया के तमाम घटक दलों को इस बात का एहसास है कि युद्ध शुरू होने के पहले इनकी सेना ढेर हो चुकी है। जिस तरीके का एक बिखराव इंडिया के अंदर हुआ, जिसे नीतीश कुमार जी ने अमली जामा पहनाया था, बारी बारी से 2 बड़े नेताओं का निकलना, नीतीश कुमार जी के बाद फिर जयंत चौधरी का निकलना, और 3 राज्य तो आपके सामने है जहां एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे हैं। केरल एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहे हैं, बंगाल तो खुली मैं कहूंगा कि लेफ्ट भी हाथ आजमाए, कांग्रेस भी आजमाए, टीएमसी भी लड़ रहा हो,
तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कैसे करें? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा नेतृत्व जो पहली बार प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण जिसके पक्ष में दिख रहा है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। तीसरी पारी अगर कोई अलायंस जनता के बीच आशीर्वाद के लिए जाती है और उसे लगातार गगनभेदी नारों से उस आह्वान का स्वागत होता, तो मुझे लगता है इसको भी दीवारों पर लिखी इबारत की तरफ समझना होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अगर एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा तो अपने कमजोर सीटों की पहचान की, वहां सांगठनिक विस्तार की, वहां वैसे साथी जोड़े जिनको भले ही ये कहे कि इनकी तो 38 पार्टियों में कई ऐसे हैं दल जिनका कि कोई आधार नहीं है। इनके साथ भी अलायंस में कई ऐसे दल हैं जिनका कभी आधार रहा होगा, आज कोई आधार नहीं है। लेकिन कई ऐसे राज्य जहां दक्षिण भारत जो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने साझेदारों के साथ वहां मुकाबले के लिए कमर कसने का काम किया है। जिन दो अभी चरणों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ेंगी और बिहार ऐसे 39 है, लेकिन हम 40वीं सीट का भी हमें उम्मीद है कि किशनगंज भी हम जीते। बंगाल में बिखरे हुए विपक्ष की वजह से टीएमसी की परेशानियां बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीद करती है कि उसे सीटें बढ़ाने का अवसर मिलेगा तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी को संदेह होना चाहिए। और उड़ीसा जहां एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये एक सुविचारित लक्ष्य है। यानी कि आप बता रहे हैं कि कहां-कहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी और कहां-कहां एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है अजीज साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर अब दरअसल पिछले 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, हालांकि रत्नाकर जी बता रहे थे कि आप 2004 और 2009 की सीटों की बात क्यों नहीं करती हैं, लेकिन जब से केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद से परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं और उसको पिछले 10 सालों के मुकाबले ये जो बीते 10 साल है मोदी के, उससे कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए मायावती जी का एक अपना वोट बैंक था जो मजबूत माना जाता रहा है, उनके साथ मिलकर 2019 में अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाती है तो कांग्रेस पार्टी तो अभी कमजोर स्थिति में है ना उत्तर प्रदेश में, तो उसके कितने वोट के सहारे आप वहां पर दावा कर रहे हैं? और मैं तो हैरान होती हूं जब अखिलेश जी जैसा बड़ा नेता कहता है कि 79 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर इस तरह की बहुत हल्की बातें नहीं हो गई। मतलब अगर आप कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 50%, 55%, 60% वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कैसे हराएंगे आप उत्तर प्रदेश में? 40 सीटें हैं उनके पास जहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर दावा कर रहे हैं कि भैया वो तो 79 सीटों पर हारने जा रही है, एक बनारस की सीट फंसी हुई है? देखिए चित्रा जी, बहुत शानदार एनालिसिस आपका है। देखिए 2019 और 2014 की परिस्थितियां अलग थी। 2019 में अच्छे दिन आएंगे, 2019 में अलग अलग तरीके के नारे दिए गए। आप देखिए किस तरह ख्वाब दिखाया गया जनता को, आपको अंदाजा है, आपने देखा इस चीजों को। जनता में एक उत्साह था कि कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का समापन हो जाएगा। लेकिन 10 साल जनता ने इंतजार किया और उसके ख्वाब को रौंदा गया, ख्वाब को रौंद दिया गया, ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब को रौंद दिया गया। आज हम जो दावा करते हैं 79 का, उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखिए किस तरह उत्साह, जब हमारे नेता जिस तरह जब रैलियों में जाते हैं, किस तरह लोगों में उत्साह है। कोई बुला करके पकड़ के नहीं लाए जाते हैं वो आदमी, जिस तरह बीजेपी की रैलियों में लोग पकड़ करके लाए जाते हैं, शासन सत्ता के भरोसे लाए जाते हैं। आप खुद इस बात को अंदाजा लगाएं कि आज जनता में एक अलग, सर प्लीज आप अभी मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे बोलने दें। जनता में जिस तरह भी राजीव जी कह रहे थे, अलग अलग आंकड़ा दे रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात पहले कर लूं। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसा उत्साह है, एक ऐसा माहौल है कि आज बीजेपी की लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं, इनके नेताओं की बात नहीं सुनना चाहते। रही बात दूसरे प्रदेशों की, दूसरे प्रदेश में मैं जानना चाहता हूं, राजीव जी बड़ा आंकड़ा दे रहे थे, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आप बिहार में जहां पर राजीव जी रहने वाले जानते हैं, आज बिहार में किस वहां की स्थिति है, लोग इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वहां पर किस तरह जनता इनसे आक्रोशित है। बंगाल की बात ले लें, आज बंगाल में आप देखिए कि जो सीटें बीजेपी की थी वो भी सीटें बचाने की स्थिति में नहीं है।
आज बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर भी त्रस्त है। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में ले लें, तमिलनाडु में ले लें, आप हिमाचल में ले लें, हरियाणा में किस तरह अभी किसानों ने बगावत कर दी। आप देखिए पूरे देश में बगावत की लहर है। आज बेरोजगार बगावत करने पे तुल गया है क्योंकि उसके सपनों को ध्वस्त किया गया। किसान बगावत कर रहा है क्योंकि उससे वायदा किया गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि जो आज सीटों को बढ़ा करके बताया जा रहा है कि 300 पार, कौन सा चमत्कार हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने कौन सा चमत्कार कर दिया। आज सीटें बड़े स्तर पर घटी हैं, लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं आज जनता सड़कों पर है और खिलाफ। मैं एक छोटा सा जवाब देख रही है कि मतदान की स्थिति थी। मैं कह रहा हूं कई जगहों पे पहले फेज के मतदान में 6-6 जिलों में मतदान नहीं हुआ, लोग एक वोट डालने नहीं गए। इतना आक्रोशित रहे, क्यों आक्रोश है? यही आर्टिकल 370 है जिसके बल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। हकीकत यह है कि इन्होंने ख्वाब दिखा करके लोगों के सपनों को तोड़ा है। आज जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात को लेकर के, इसलिए हम दावा करते हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं। बोले के शर्मा जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजीव जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ देखिए कह रहे कौन सा चमत्कार हो गया जो 300 पार हो जाएगी बीजेपी? नहीं, मुझसे आश्चर्य, देखिए मैंने बीच में इसलिए बोला कि जिस विषय पर आप डिबेट लेके आई और जिस विषय पर आप प्रश्न कर रहे हो उसको छोड़कर ये लोग बहस ढूंढने में लग गए और या तो बहाने बनाने में लग गए कि साहब ये चुनाव आयोग जो है बाद में वो घोषित कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये बहानेबाजी बंद कीजिए, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्यों अभी बहाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं? 4 बजे जब 4 तारीख को हार जाइएगा तो ऐसे फिर बहाने बनाइएगा, चलेगा। दूसरी बात, अभी मैं अजीत साहब को सुन रहा, पता नहीं अजीत साहब लखनऊ से कितना बाहर रहते। मैं तो पिछले 20 दिन से उत्तर प्रदेश में ही हूँ और बनारस में रह के और आसपास के क्षेत्र सब घूम रहा। अजीत साहब शायद लखनऊ से बाहर निकलते हैं, नहीं निकलते यूपी में, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इनको इसीलिए इसकी जानकारी नहीं है। जो बता रहे कार्यकर्ताओं में उत्साह। फूलपुर में वो हालत हुई इनकी सभा की कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पिछले दरवाजे से छुप के भागना पड़ा। लोगों ने मंच तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, हो हल्ला करते रहे, बोलने नहीं दिया इनके नेताओं को, बिना भाषण दिए भाग खड़े हुए राहुल गांधी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चित्रा जी आप लोगों ने बकायदा रिपोर्ट दिखाया, माइक टूटते दिखाया है, मंच टूटते दिखाया है, कुर्सी चलते, लाठी चलते दिखाया है आपस में। यही घटना 4 घटनाएं हुई हैं अभी इसी समाजवादी पार्टी की रैलियों में, वो भी अखिलेश यादव की रैली में और एक उनकी मिसेज की रैली में। तो आप ये समझिए कि किसमें उत्साह दिख रहा है या किसमें बवाल दिख रहा है अपने। और इवन कि अखिलेश यादव ने माइक से कहना पड़ा कि आप लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं इस पे जो है विपक्ष वाले हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, अनुशासन बनाइए नहीं तो हमारी और बदनामी होगी। ये अपने भाषण में बोला अखिलेश यादव। तो ये स्तर इनका आज ये बना हुआ है कि इनके नेताओं के भाषण सुनने को लोग तैयार नहीं है, मन तोड़ रहा, आपस में लाठी चला रहा। दूसरी बात, इतनी ऊंची ऊंची बातें, 79 सीट, ये सीट वो सीट। मुझे आश्चर्य है कि इसी कांग्रेस के साथ इन्होंने विधानसभा वो लड़ा, अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। जब विधानसभा लड़े तो कितनी सीटें आई थी? लोकसभा बीएसपी के साथ लड़ा था। हाँ, तो कितनी सीटें लेकर आए? आज जिस कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं विधानसभा में 403 में 2 सीटें हैं उनके पास। 403 में 2 सीट विधानसभा की और लोकसभा की 1 सीट। हाँ, 2022 अब इतने बड़े तो ये बलशाली बाहुबली इनके वो जन बाहुबली जो है वो इनके गठबंधन के मित्र हैं। तो हंसी भी आती है कि कम से कम जमीन देख के बोलिए ना। और क्या कर लिया आपने इन 5 सालों में? 4 बार चुनाव हार गए आप। आपने जनता इस उत्तर प्रदेश में क्या किया? 4 में कोई ऐसा काम करके दिखाया हो? एक बार भी एक रैली, चित्रा जी मैं दावे से कहता हूं, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने यदि महंगाई, बेरोजगारी या किसी एक मुद्दे को लेकर किया हो, एक रैली नहीं हुई। न केंद्र में रैली हुई, न किसी राज्य में रैली हुई। और एयर कंडीशन कमरे में बैठ के और जो है शाम को अपनी महफिल सजा के आप ये बैठ के गाते हैं, कहते हैं कि साहब जो है हम 69 सीट जीत जाएंगे। जनता के बीच जाना नहीं है, लाठी खाना नहीं है, आवाज उठाना नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी आ रहे हैं। ठीक है, जो है बैठ के अपने एयर कंडीशन कमरे में। अब आप 10 सेकंड अब चारों ओर से बताया जा रहा है
चारों ओर से बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, अभी के शर्मा जी कह रहे थे साहब बैरिकेटिंग, अरे बैरिकेटिंग क्यों टूटा, कैसे टूटा, मेरे ख्याल से आपने गौर नहीं किया। अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, आपने अपनी बात बोल दी सर। मैं 1 to 1 बहस नहीं करना चाह रहा सर, मैं 1 to 1 बहस नहीं करता सर। मेरे साथ बहुत बार आप डिबेट कर चुके हैं और डेली करते हैं करीब करीब, मैं 1 to 1 बहस नहीं करता सर, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। ये बताइएगा, मैं सर आमने सामने वाला शख्स हूं, जरा सुन लीजिए। फूलपुर में क्या हुआ, किस तरह उत्साह लोगों में रहा, बैरिकेडिंग टूटी, आपको शायद जानकारी नहीं है। यही हाल इलाहाबाद, और किस तरह लोगों में उत्साह है। अरे सर सुनिए ना, अरे भाई बात नहीं सुनेंगे आप। ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। सुनिए मेरी बात, अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, चित्रा जी को रोकिए। राजीव रंजन जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से एक आपका। राजीव रंजन जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। नहीं हमारे पास सबसे पहली बात तो ये, क्लोजिंग कमेंट एक लाख आखिरी बार उनसे। 2004 से 2014 तक और 2014 से 2024, ये 2 ऐसे शासन के मॉडल्स हैं, जनता की सेवा के मॉडल्स हैं, जिनके बीच जनता तय कर रही है, और इसीलिए प्रो इनकम्बेंसी पूरे देश में है। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की लहर है, तो इस सच को समझ लीजिए, 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों ने आपकी हार सर, वक्त मुझे इतनी की इजाजत देता है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन कौन बाजी मार ले जाएगा, 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। कल सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं मेरे साथ आज तक पर। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, 115 सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है। आगे क्या होगा, हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।